गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हम कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण बांध परियोजनाओं के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम एक और इम्पोर्टेंट राजस्थान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, विशेषकर जो राजस्थान से महत्वपूर्ण है, रीट एग्जामिनेशन है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन है, पटवार भर्ती परीक्षा, ग्राम सेवक, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें जो मेन है इसमें वो मैं बताऊँगा। बाकी बातें हम इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, केवल हम उसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण क्या इसका नामकरण बाद में किया गया था, लेकिन सबसे पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। राजस्थान नहर के बाद 1984 में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का स्वर्गवास होने के बाद इस राजस्थान नहर परियोजना का नामकरण बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। तो ध्यान रखना है कि 1984 के बाद इस परियोजना का नाम क्या हो गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम है। नेक्स्ट देखना हमें यह है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहां से कहां तक विस्तारित है। आइए देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इसका संबंध दो नदियों से है। एक नदी का नाम व्यास प्लस एक नदी का नाम है सतलज। इंपोर्टेंट बात यह है कि व्यास नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी है, और व्यास नदी का उद्गम ध्यान रखना है आपको रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रा ये ध्यान रखना है। एज वेल एज सतलज नदी के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में और राक्षस ताल झील है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। दोनों नदियां अलग अलग धाराओं में बहती हुई आती है, और पंजाब राज्य के अंतर्गत ये प्रवेश करती है, और ये दोनों नदियां आपस में जहां मिलती है उस स्थान का नाम आपको ध्यान रखना है। उस स्थान का नाम है फिरोजपुर। उस स्थान का नाम क्या है? फिरोजपुर। फिरोजपुर का है पंजाब में। इस फिरोजपुर नामक स्थान पर दो नदियां व्यास और सतलज दोनों मिलती है, और वहां एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज। इस मैप के अकॉर्डिंग हम समझते हैं एक नदी सतलज, ये सतलज नदी, और यहां से इसके ऊपरी छोर से एक नदी, इसका नाम व्यास नदी। इन दोनों का जहां संगम होता है उस स्थान का नाम है फिरोजपुर पंजाब। उसके पश्चात यहाँ एक डैम बनाया गया है, इस डैम का नाम है हरिके बैराज। यहां से एक नहर निकाली गई है
ये नहर पंजाब में होते हुए, हरियाणा होते हुए और फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये दो राज्यों में पहले प्रवाहित होती है। पहला राज्य है पंजाब, पहले पंजाब में प्रवाहित होती है। पंजाब में इसकी कुल लेंथ 169 किलोमीटर है, यहाँ ध्यान रखें। पंजाब में इसकी लेंथ 169 किलोमीटर है। उसके पश्चात यह दूसरा राज्य, यहाँ पर एक दूसरा राज्य जिसका नाम है हरियाणा, यहाँ प्रवेश करती है। हरियाणा में ध्यान रखना है कि हरियाणा में मात्र ये 14 किलोमीटर बहती है, मात्र ये 14 किलोमीटर बहती है। और उसके बाद यहाँ एक राजस्थान का जिला है हनुमानगढ़, राजस्थान का जिला है हनुमानगढ़। इस हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद ये कुल 21 किलोमीटर बहती है। और 21 किलोमीटर बहने के बाद हनुमानगढ़ में एक स्थान है मसीतावाली हेड, मसीतावाली हेड। मसीतावाली हेड तक राजस्थान में टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है और मसीतावाली हेड तक ये पहुंचती है। कुल इसकी जो लेंथ होती है वो 21 किलोमीटर होती है। तो यहाँ तक ये समझना इंपॉर्टेंट है कि पंजाब में कुल इसकी लेंथ 169, हरियाणा में इसकी कुल लेंथ 14 और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद मसीतावाली हेड तक इसकी कुल लंबाई 21। ठीक है, यहाँ देखें तो इसका कुल जो लेंथ होती है वो 204 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये ध्यान रखना। 204 किलोमीटर कुल लेंथ है। ये एक बैराज, हरीके बैराज, हरीके बैराज कहाँ बना हुआ है? फिरोजपुर में। और फिरोजपुर में किन दो नदियों का संगम होता है? व्यास और सतलज का। यहाँ से प्रारंभ होकर और मसीतावाली हेड तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। ओके, 3 राज्यों में ये प्रवाहित हो रही है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़। तो ये 3 राज्यों में इसकी कुल लेंथ 204। इस पूरी लेंथ 204 पंजाब, हरियाणा और मसीतावाली हेड तक, इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान फीडर। इसका नाम है राजस्थान फीडर। ओके, राजस्थान फीडर यहाँ समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात एक मुख्य नहर बन जाती है, एक मुख्य नहर बन जाती है। और ये जो मुख्य नहर है इसका नामकरण दिया है मुख्य नहर। ध्यान रखिएगा, मुख्य नहर। मुख्य नहर का जो प्रारंभिक बिंदु है वो ध्यान रखना है। प्रारंभिक बिंदु मसीतावाली हेड, मसीतावाली हेड से मोहनगढ़ तक, मसीतावालीगढ़ से मोहनगढ़ तक इसका अंतिम चरण होता है। और 204 किलोमीटर बहने के पश्चात ये अंतिम 445 किलोमीटर की लेंथ मसीतावाली हेड से कवर करती है। और लास्ट यहाँ बाड़मेर में एक अंतिम बिंदु है मोहनगढ़ तक, इसकी कुल लंबाई रहती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक बार फिर मैं वापस बता देता हूँ आपको कि क्या ध्यान रखना है आपको। नंबर 1, पहले नामकरण इसका राजस्थान नहर था। उसके बाद इसका नामकरण इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। व्यास और सतलज की सेम धारा जहाँ मिलती है तो उस स्थान का नाम है फिरोजपुर, पंजाब में है। यहाँ पर हरीके बैराज बांध बनाया गया है, यहीं से इस नहर का निर्माण किया है। पंजाब से लेकर हनुमानगढ़ की मसीतावाली हेड तक इसका नाम होता है राजस्थान फीडर। क्या नाम होता है? राजस्थान फीडर। ये ध्यान रखना है। पंजाब में इसकी कुल लेंथ 169, हरियाणा में 14 किलोमीटर और उसके पश्चात
राजस्थान की सीमा से प्रवेश करती है टिब्बी तहसील से और मसीतावाली हेड तक प्रवेश करती है कुल 21 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर राजस्थान फिडर की जो कुल लंबाई है वो 204 किलोमीटर। उसके पश्चात मसीतावाली हेड से लेकर मोहनगढ़, ये मोहनगढ़ बाड़मेर और मसीतावाली हनुमानगढ़, यहाँ तक की लंबाई 445 किलोमीटर है। और ये मुख्य नहर कहलाती है। ध्यान रखिएगा, मुख्य नहर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर होते हुए बाड़मेर तक पहुंचती है। और इसके साथ जो साथ में लगे हुए जिले हैं, जैसे यहाँ पर श्री गंगानगर है, या हनुमानगढ़ है, या बीकानेर है, या चूरू है, उसके बाद यहाँ आ जाए तो ये जैसलमेर है, यहाँ जोधपुर है, यहाँ बाड़मेर है, जालोर है। इन सभी जिलों को ये नहर सहायता पहुंचाती है। सिंचाई, पेयजल की समस्या जो होती है उसको ही दूर करती है। ये नहर पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा करने के उद्देश्य से नहर बनाई गई है। और इस नहर से खास बात यह है कि तत्कालीन एक व्यक्ति कंवर सेन के द्वारा इस नहर परियोजना का एक आइडिया दिया गया, बताया गया कि आप इस तरह से नहर परियोजना बना सकते हैं, इसके माध्यम से पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा किया जा सकता है। और इस नहर ने यहाँ पर विशेष कार्य किया और विशेष कार्य करने के पश्चात आज पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है वो हरा भरा है। और इस नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है, कृषि के लिए उपयोगी है, पेयजल के लिए उपयोगी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान का भी पेपर देंगे उन पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने भाखड़ नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और केंद्र सरकार की परियोजनाओं के बारे में, राज्य सरकार की परियोजना के बारे में मैंने बताया है, तो आप इस पर भी विशेष फोकस करें। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसके बाद नेक्स्ट आप ध्यान रखें कि एक बीसलपुर परियोजना भी महत्वपूर्ण है। अजमेर की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। बीसलपुर परियोजना में ये ध्यान रखना है कि स्थान कहाँ बनाया गया है। टोंक जिला अजमेर के समीप टोंक जिला है। स्थान कस्बे का नाम है टोडा रायसिंह, ये कस्बा है इसका। और बीसलपुर स्थान है। इस बीसलपुर स्थान पर बीसलपुर परियोजना का निर्माण किया गया है। नदी का नाम पूछ सकता है तो याद हो सकती है बीसलपुर नाम है परियोजना का नाम। ये क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आएगा, बीसलपुर परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बनास। ब से बीसलपुर और ब से ही बनास नदी। कितना लंबा ये बांध है? 574 मीटर लंबा है। कितना ऊंचा है? तो 39.5 मीटर ये ऊंचा है, ये ध्यान रखिएगा। बीसलपुर परियोजनाओं से अजमेर, जयपुर, सरवाड़, कैंकड़ी इन जिलों के साथ साथ विभिन्न तहसीलों को भी जल प्राप्त होता है। सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है, पेयजल के लिए जल प्राप्त होता है। सवाई माधोपुर को सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है। तो ये बीसलपुर परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। अजमेर शहर में जो पेयजल सप्लाई होता है वो भी इस बीसलपुर परियोजना के माध्यम से सप्लाई होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ये तो हमने बात की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, जहाँ विशेषकर हमने भाखड़ नागल डैम परियोजना के बारे में चर्चा की। इसके अलावा हमने दामोदर घाटी परियोजना की चर्चा की। अभी अपने इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना को भी देखा और अब हम बीसलपुर परियोजना को भी चर्चा कर ली। इसके अलावा कुछ राजस्थान की अन्य परियोजनाओं के बारे में भी क्वेश्चन वन लाइनर या थोड़े 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। जाखम परियोजना के बारे में, मेजा बांध परियोजना के बारे में, जवाई बांध परियोजना के बारे में, पांचना बांध परियोजना के बारे में। जाखम परियोजना जो कि जाखम नदी पर बनी हुई है, ये जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से, छोटी सादरी से इसका उद्गम होता है। और ये नदी जाखम नदी जो है ये आगे बहने के पश्चात सोम नदी में मिल जाती है। और यह परियोजना जाखम नदी में बनी है, इसलिए इसे जाखम परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसका एक विशेष ध्यान रखें।
इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मेजाबान। मेजाबान भी इंपॉर्टेंट है। मेजाबान भीलवाड़ा मंडल तहसील में मेजा गांव में कोठारी नदी पर बनाया गया है। ध्यान रखना कहां पर है, नदी का नाम इंपॉर्टेंट है कोठारी नदी। ये कोठारी नदी जो है बनास की सहायक नदी है, ध्यान रखना। कोठारी नदी किसकी सहायक है, बनास की सहायक नदी। तो कोठारी नदी पे जो बांध बनाया गया है उस बांध का नाम क्या है, मेजा बांध। नेक्स्ट जवाई बांध परियोजना, ये भी महत्वपूर्ण है। जवाई बांध परियोजना जो है ये लोनी की सहायक नदी जो जवाई है, पाली एडिनपुरा के पास पाली के निकट जवाई बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। पांचना बांध ये भी इंपॉर्टेंट है। पांचना बांध इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान की दृष्टि से क्योंकि मिट्टी से निर्मित ये बांध है। पांचना बांध मिट्टी से निर्मित बांध है, इसलिए ये महत्वपूर्ण बांध हो जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में मिट्टी से बना बांध का नाम क्या है, तो पांचना बांध, जवाई बांध परियोजना, मेजा बांध परियोजना, जाखम परियोजना, ये हमने इस चर्चा किया। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है जल संरक्षण की विधियां। ये जो हमने अभी तक पढ़ा या लास्ट वीडियो में हमने देखा था वो महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी, बड़ी परियोजनाएं थी। लेकिन जल संरक्षण की जो विधियां है, ये जल संरक्षण की विधियां एक व्यक्तिगत स्तर पर जल संरक्षण की विधियों में हम मुख्य रूप से बावड़ी, नाड़ी, टांका और खड़ीर के बारे में इंपॉर्टेंट बात करते हैं। यहाँ से अक्सर रीट लेवल पर पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, हाई कोर्ट जैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन लगते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इस तरह के क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में भी आए हुए हैं राजस्थान के लेवल पर कि सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, या बावड़ी क्या है, या नाड़ी क्या होती है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए सब फर्स्ट नंबर देखते हैं बावड़ी। ये बावड़ी जो है ये चौकोनुमा आकृति में हो सकती है, वृत्ताकार आकृति में हो सकती है। बावड़ी जो है जल संरक्षण की प्राचीन विधियों में से जानी जाती है। सबसे फेमस जो है इसे सिटी स्टेप ऑफ वेल्स के नाम से, सिटी स्टेप ऑफ वेल्स के नाम से बूंदी शहर प्रसिद्ध है। बूंदी की बावड़ियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप अनेक बावड़ियों के नाम देखें तो यहाँ भांडानेर की बावड़ी, विनाता की बावड़ी, जोधपुर की तापी बावड़ी, ये सबसे महत्वपूर्ण बावड़ियां हैं। चौकोनुमा आकृति में होने से ईंटों से बनी हुई होती है। इसके चारों ओर स्तंभ नुमा आकृति में लेख लिखे होते हैं, तो ये सबसे फेमस होती है। तो बावड़ी पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नाड़ी। नाड़ी पर जो क्वेश्चन बनता है, नाड़ी एक प्रकार से तालाब का एक छोटा प्राइम रूप है, ठीक है। तालाब बड़ा होता है, नाड़ी छोटी होती है। नाड़ी जो छोटी होती है इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्पकाल में जो वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए नाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तालाब बड़े होते हैं, नाड़ी छोटी होती है, तो आप नाड़ी पर भी विशेष ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है टांका। टांका एक प्रकार से कुएं का रूप है, लेकिन मुख्य रूप से कुआं जो होता है वो या तो खुले हुए आकार में हो सकता है या उस पर कुछ ढका हुआ हो सकता है। लेकिन टांका जो है, टांका एक विशेष क्वालिटी रखता है। और टांका जो विशेष क्वालिटी रखता है, कि टांका क्या विशेष क्वालिटी रखता है कि टांके को ऊपर से पक्का कर दिया जाता है, कोई लेप लगा के उसको ऊपर से पक्का कर देते हैं और नीचे की तरफ एक नालीनुमा आकृति रख देते हैं, जिसके माध्यम से जो वर्षा का जल जो होता है वो रिस कर उस टांके में चला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उसे ऊपर से पैक करने के कारण जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो नहीं होती और उसमें एक छोटा छिद्र कर दिया जाता है जिसके माध्यम से पानी निकाला जा सकता है। तो टांका भी इंपॉर्टेंट है। खड़ीर भी महत्वपूर्ण है। खड़ीर भी एक प्राचीन विधि है। तो जल संरक्षण की कुछ विधियां हैं, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन परियोजना। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन परियोजना क्या है, या इस प्रकार की जो गतिविधि की जा रही है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये योजना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान रखना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं जल को संचित करने के लिए, जल को संरक्षण करने के लिए। मुख्यमंत्री यानी कि क्या ऐसे सरकार के द्वारा पहलू अपनाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से जल का स्वावलंबन की योजना बनाई जा सके।
तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, ये मैंने आपका एक चैप्टर पूरा कर दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।